हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट में रिवीजन की क्लास भी होती है, यानी कि 19 अक्टूबर को जो कुछ पढ़ा उसका 20 अक्टूबर को हम रिवीजन करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए उपस्थित है। जो कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट। तो देखो, पहली बात जो करेंगे वो विश्व सांख्यिकी दिवस या वर्ल्ड स्टैटिक्स डे के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब 41वें नंबर का सत्र हो रहा था, तो उसके दौरान ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा ये दिवस। तो 2010 में इसे पहली बार मनाया गया था, और उसके बाद नेक्स्ट जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन होता है, तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। हर साल न मनाकर हर 5 साल के बाद मनाया जाएगा, इस बात को याद रख लेना। यानी कि 2010 में मनाया गया, तो फिर उसके बाद 2015 में मनाया गया, उसके बाद 2020 में, और नेक्स्ट जो हमारा है वो मनाया जाएगा 2025 में, इस बात को याद रख लेंगे। 2020 में जो हमने विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया था उसकी थीम क्या थी? तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। ओके, इस थीम के साथ हमने मनाया था, और ये 5 साल तक ये थीम चलने वाली है, यानी कि अभी भी ये थीम चल रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि हमारा जो नेशनल स्टैटिक्स डे है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 29 जून को मनाया जाता है। क्लियर? आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस या इंटरनेशनल शेफ डे के बारे में बात करेंगे जिसको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, सबसे पहले 2004 में डॉक्टर बिल गैलाघेर थे, और साथ में ही एक एसोसिएशन थी जिसका नाम था शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके द्वारा ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस, इस बात को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे हम हर साल 20 अक्टूबर को मनाते हैं, इस बात को याद रख लेना। और इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है? बेहतर हड्डियों का निर्माण। ओके, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था 20 अक्टूबर को 1996 में। ठीक है, उसके बाद से ही इसे हर साल मनाया जाता है हड्डियों की देखभाल के लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले हम डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि जो आज का दिन है 20 अक्टूबर का दिन, उस दिन कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो हमारे पास स्क्रीन पर है कि किन राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति करी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है किसी भी राज्य के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो ये करंट अफेयर में जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे त्रिपुरा और उड़ीसा का नाम। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो कौन थे? अभी तक गणेशी लाल जी थे। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन के द्वारा बयान जारी करा गया, और उसके द्वारा ये बताया गया कि इन दो राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, और दोनों भाजपा से संबंधित हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना के नेता रहे हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो इनको बनाया गया है त्रिपुरा का राज्यपाल, और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, इस बात को याद रख लेना। और साथ में अगर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के बारे में बात करूं, तो ये प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ओके, और साथ में ही जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। ठीक है, तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? तो तेलंगाना के नेता रहे हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। और झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं रघुवर दास, इनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन के द्वारा एक बयान जारी करके इनके नाम की घोषणा करी गई। और साथ में मैं आपको बता दूं कि गणेशी लाल 2018 से ही उड़ीसा के राज्यपाल थे, और रघुवर दास को अब वहां का राज्यपाल बना दिया गया है। त्रिपुरा के जो वर्तमान राज्यपाल थे सत्य देव नारायण आर्य, उनकी जगह पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू लेंगे। ओके, क्लियर? तो ये सारी बातें हैं जिसको याद रख लेंगे। और बाकी ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस बात को भी आप याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में और उड़ीसा के बारे में। त्रिपुरा जैसा कि पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि जो हमारा 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, वहां में 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट ये भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बंगाली भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक रूप में बंगाली पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आदिवासी समुदायों की संख्या है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे,
19 आदिवासी समुदाय यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बंगाली, अंग्रेजी और आदिवासियों की जो भाषा है कोकबोरो यहाँ की प्रमुख आधिकारिक भाषाएं हैं। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो हथाई कोटर, अथरामुरा, लोंगरथराई, शाखन, जम्पुई हिल्स। ओके। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी हैं, जैसा कि मैंने आपसे बात कर लिया। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो भाजपा के महासचिव हैं। ओके। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा है। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी हैं और सीमाएं इसकी बांग्लादेश, मिजोरम और आसाम से लगती हैं। उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसका एक राज्य के रूप में गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल रघुवर दास हैं और ये प्रेजेंट टाइम में जो भाजपा है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यसभा के लिए यहाँ से 10 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 21 सीटें जाती हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावना 100%, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी उसके संगठन है उसमें भारत की तरफ से राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है अंदिरम बागची को। इनको याद रख लेंगे। अंतरिम बागची के बारे में बात करें तो ये जो हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे और अब इनको अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वहां पर भारत की तरफ से राजदूत बनाया गया है। 1995 बैच के अधिकारी हैं ये, इस बात को याद रख लेना। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे इंद्रमणि पांडे की। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हुडोको का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुडोको का फुल फॉर्म जैसा कि कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके अध्यक्ष, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुलश्रेष्ठ को। संजय कुलश्रेष्ठ के बारे में बात करें तो इनको 32 वर्षों का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में काम करने का। और हुडको की स्थापना कब करी गई थी? तो 25 अप्रैल को 1970 में करी गई थी और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेयरी फेडरेशन बोर्ड है तो इसमें शामिल किया गया है मिनेश शाह को। और भारत एक ऐसा देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूध का उत्पादन काफी मात्रा में कर रहा है और लगभग 23% से अधिक का योगदान पूरे वैश्विक डेयरी उत्पादन में भारत का है। इस बात को याद रख लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके नाम की जो घोषणा है वो 15 अक्टूबर को कर दी गई थी। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जैसा कि नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये। इसका मतलब ये है कि भारत में एक ऐसा सिस्टम जिसको हम RRTS कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जा सकता है। और ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार के द्वारा 8 RRTS परियोजनाएं लाने की बात की गई थी, जिसमें जो फर्स्ट फेज था उसमें 3 परियोजनाओं को लाने की बात करी गई थी। 2019 में इसको स्टार्ट करने की 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि इसका शिलान्यास किया गया था और अब ये बनकर तैयार हो गई हैं। और 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जो साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन है वहां से इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, जो ये फर्स्ट फेज है इसमें आप देखेंगे दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ वाला जो एरिया है उसको कवर किया गया है। ओके। अच्छा, साथ में ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि 17 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी एक गाजियाबाद और जो हमारा दुहाई स्टेशन है जो मेरठ में आता है, साहिबाबाद वाला जो एरिया है, इस सबको कवर करते हुए 17 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर। ओके, क्लियर। अच्छा, इसकी विशेषता यह है कि ये 17 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 180 किलोमीटर पर आर की जो पर आर की स्पीड से ये चलने वाला है और 15 मिनट के भीतर 15 मिनट क्या मैं बोलूँ 5 मिनट के भीतर ये क्या करेगा, अपनी जो आवृत्तियां हैं यानी कि जो इसके आने जाने की जो इसकी कनेक्टिविटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 अक्टूबर को जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहां के पूर्वी और पश्चिमी एरिया को जोड़ने के लिए जो मेट्रो स्टेशन हैं, हालांकि उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था 9 अक्टूबर को ही, लेकिन ऑफिशियली उसका उद्घाटन नहीं किया गया था। तो अब इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा 20 अक्टूबर को, यानी कि आज के दिन। ओके।
देखो, इसके साथ साथ जो बेंगलुरु का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बंगाल बोल दिया था बट कोई नहीं, बेंगलुरु है वो, इस बात को ध्यान रख लेना। तो बेंगलुरु का जो पूर्वी पश्चिमी हिस्से को जोड़ने के लिए जो मेट्रो स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और मेट्रो स्टेशन को स्टार्ट करने के लिए जो ऑफिशियली उद्घाटन है वो 20 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। हालांकि इसने काम करना 9 अक्टूबर को ही प्रारंभ कर दिया है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? अभी जनवरी का जब महीना था तो उस समय भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी और वो वृद्धि भी 4% की थी। इस बार भी जो वृद्धि करी गई है वो 4% की है। और ये जो महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है ये जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जुलाई महीने से ही ये महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ओके, और नवंबर महीने से जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो मिलेगी। महंगाई भत्ता क्या होता है? समय के साथ साथ जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ता है तो उनके वेतन में वृद्धि की जाती है सरकार के द्वारा, और 6 महीने में इसको एनालिसिस किया जाता है और जिस हिसाब की महंगाई होती है उस हिसाब से महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, इस महंगाई भत्ते को बढ़ने से कितने लोगों को फायदा होने वाला है? तो लगभग 48.67 लाख कर्मचारी हैं और 67.95 लाख जो पेंशन जिनको मिलती है उनको फायदा होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर सालाना 12,857 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ओके, क्लियर। अच्छा देखो, सबसे पहले केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है और जैसे ही केंद्र सरकार बढ़ाती है, राज्य सरकारें भी अपने अपने स्टेट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ा देती हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, महंगाई भत्ता। जैसा कि मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको बता ही दिया है कि महंगाई भत्ता एक तरीके का भत्ता होता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाता है और इसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है हर 6 महीने पर। ओके, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पहले महंगाई भत्ता बढ़ाती है, इसके बाद राज्य सरकारें भत्ता बढ़ाती हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, ये जो गणना की जाती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने किन फसलों को एमएसपी में वृद्धि की घोषणा करी है? तो देखो देखो, जो एमएसपी होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ओके, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है किसी भी फसल के लिए जो किसान उगाते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि कोई भी जो फसल डिसाइड कर दी जाती है, अगर वो फसल खरीदी जाती है सरकार के द्वारा तो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाती है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। तो रबी की फसल, जैसा कि अभी आप सबको पता है कि रबी की फसल आने वाली है, तो जो रबी की फसलें हैं उसमें एमएसपी में वृद्धि करी गई है। वो फसलें कौन कौन सी है तो देख लेंगे। उन फसलों में अगर मैं बात करूं तो चना है, जौ है, आपको कुसुम देखने को मिलेगा, आपको जो है मसूर की दाल देखने को मिलेगी, गेहूं देखने को मिलेगा। तो इस पर एमएसपी जो हमारी सरकार है उसने डिसाइड कर दिया है। और इन फसलों की संख्या कितनी है? तो ये 6 फसल हैं और जो सेशन है 2024 और 25 के लिए ऐसा किया गया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। जैसा कि मैंने आपसे बात ही कर लिया कि सरकार किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर लेती है, और कोई किसान उसको लगता है कि मार्केट में उसकी फसल की वैल्यू कम है तो वो सरकार को बेच सकती है डायरेक्ट। ओके, तो उससे उसको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। देखिए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो याद रख लेंगे, भारत को 64th स्थान पर रखा गया है और भारत की स्थिति खराब हुई है। पिछले साल इस इंडेक्स में भारत 15 जो पायदान है उस पर नीचे खिसक गया है, यानी कि पिछली बार जो भारत की स्थिति थी वो 49 थी और अभी जो स्थिति आ गई है भारत की वो 64 है। तो आप देख सकते हैं भारत की स्थिति कितनी खराब हो गई है। अच्छा, ये जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है ये क्या है? स्पेशली इसमें डिजिटल काम करने का जो क्राइटेरिया है वो सेट किया जाता है, यानी एक इस दूर दराज वाले इलाके में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से डिजिटली काम कर सकते हैं, ग्लोबली कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसमें जो ये इंडेक्स बताया गया है इसमें 108 देशों को लिया गया है, जिसमें भारत की स्थिति 64th नंबर की और पिछली बार भारत की स्थिति 49th नंबर की थी, यानी कि 15 स्थानों का भारी नुकसान देखने को मिला है। अगर इन मानदंडों को देखा जाए कि किन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स निकाला जाता है, तो इसमें साइबर सुरक्षा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सुरक्षा है, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना है, सामाजिक सुरक्षा है। तो इन सब बातों को लेकर ऐसा किया जाता है। ओके, अच्छा, वो देश जो शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं देख लेते हैं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। तो डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, स्वीडन, पुर्तगाल, एस्टोनिया,
लिथुआनिया, आयरलैंड और स्लोवाकिया। क्लियर? अब रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम के बारे में। जैसा कि कल की न्यूज में हमने बात करा था कि आसाम का जो बिहू पर्व है वो 2023 में 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इसको काटी बिहू भी कहा जाता है। ओके। अच्छा, साथ में काटी बिहू को कंगोली बिहू भी कहा जाता है। ओके। अच्छा देखो, आसाम में जो बिहू का त्योहार है वो 3 बार मनाया जाता है, याद रख लेना। कब कब मनाया जाता है तो मैं बता देती हूँ। एक तो जनवरी के महीने में, फिर अप्रैल के महीने में, फिर अक्टूबर के महीने में। ओके। और हर एक बिहू का अलग अलग नाम है। इसमें स्पेशली जो अभी अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, इसमें जो धान की खेती होती है तो धान की फसल की कटाई होती है और इस त्योहार में तुलसी की पूजा होती है और जो हमारा धान की फसल है वहां पर दीप जलाया जाता है। ओके। यानी कि पुरानी फसल के काटने के और नई फसल के बोने के उत्सव के रूप में एक त्योहार मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। तो जनवरी में जो बिहू मनाते हैं उसका नाम है भोगाली या माघ बिहू, और जो अप्रैल में हम मनाते हैं उसका नाम है बोहाग बिहू। ओके। क्लियर? रंगोली या बोहाग बिहू। क्लियर? आइए बात कर लेते हैं। विश्व आघात दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया? तो हमने बात करा था, रेलवे से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है आशुतोष शर्मा। इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है, 12 ही गेंदों में लगाया है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत तेज थी। 8 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया है। ओके। क्लियर? भारत ने एशियाई पैरा खेलों में कितने सदस्यों का दल भेजने का निर्णय किया है? तो देखो, कल की न्यूज में भी हमने ये बात कवर करा था और आज भी बताते हैं कि अभी हमने एशियाई जो गेम्स हैं वो देखे थे जो चीन के हांगझू में हुए थे, और वहीं पर जो एशियाई गेम्स हैं उसका पैरा ओलंपिक वाला भी पार्ट होने वाला है, पैरा खेलों का भी जो पार्ट होने वाला है, ओलंपिक नहीं सॉरी, ठीक है, तो होने वाला है। तो भारत कितने सदस्यों की टीम वहां भेजेगा? तो आप देखेंगे तो 446 सदस्यों की टीम भारत के द्वारा भेजी जा रही है, जिसमें 303 खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो 17 खेलों में भाग लेंगे। ओके। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ जी, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो अभियान है वो शुरू किया गया है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जैसा कि नवरात्रि, दशहरा और ये हमारा दीपावली का समय आ रहा है, तो इसके समय हमारा जो मंदिर का आसपास का एरिया है वो साफ हो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा? तो रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी हमारे देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, और साथ में उनको सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी, और अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको सिलेंडर भी मुफ्त में दिया जाएगा। 2023 तक भारत द्वारा अपने बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करने का अनुमान लगाया गया है? तो जो बुनियादी ढांचा है जिसमें पानी है, बिजली है ना, जो हमारे नाले हैं उनकी साफ सफाई है, इन सब बातों पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 143 लाख करोड़ रुपए। देखिए, विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है, जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है। ओके। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने हुडको में कितने प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी? तो केंद्र सरकार इक्विटी जो हुडको है उसमें इक्विटी बेचने के लिए जो हिस्सेदारी करेगी वो है 7% का। नियामकीय उल्लंघनों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा पर किसने जुर्माना लगाया है? तो जुर्माना लगाने का काम, जैसा कि हम सबको पता है, कि आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया जाता है। देखो, जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है उस पर 12.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और कोटक महिंद्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। इस बात को याद रख लेंगे। ओके। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल 2023-24 कहां पर लॉन्च किया है? तो इंडिया स्किल 2023-24 लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में जो स्किल्स डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बोला कि इसमें जो हमारे लोग शामिल हो रहे हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच में फेरी सेवा स्टार्ट की गई है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो जो तमिलनाडु वाला एरिया है और श्रीलंका वाला जो जाफरी वाला एरिया है उसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। इसका नाम है चेरिया पानी। ओके। जो आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है
ये क्या कर रहे हैं, ये विलय हो रहे हैं, तो इसके विलय की जो मंजूरी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो देखो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके द्वारा पहले ही इसकी मंजूरी दे दी गई थी। एक तरीके का फाइनेंस बैंक है ये, और इसके लिए जो ऑफिशियली मंजूरी दे दी गई है अब प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा दे दी गई है। इस बात को समझ लेंगे। किस वर्ष तक चांद पर कदम रखना प्रस्तावित किया गया है? तो देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त को, जैसा कि हम सबको पता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भारत सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि इसी दिन जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ओके, अच्छा, चांद पर कदम रखने की जो प्रस्तावित समय दी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो समय पीरियड दिया गया है वो 2040 दिया गया है। ओके, क्लियर। देखो गगनयान मिशन चलाया जा रहा है। गगनयान मिशन के द्वारा ये मोटिव है कि 2025 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष पर उतार दिया जाए भारत के द्वारा। ओके, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बोला गया कि 2040 तक भारत जो है चांद पर कदम रख ले, ऐसा करना चाहिए, और 2035 तक भारत का अपना एक अंतरिक्ष केंद्र होना चाहिए अंतरिक्ष में, इस पर साइंटिस्ट काम करें। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील किसने खारिज कर दी है? तो उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है। 5 जो जजेस थे उनकी पीठ थी, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। 3 जजेस इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, तो याद रख लेंगे इस बात को। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। मेरी कोशिश होती है कि सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बेसिक तरीके से आपको समझा दिया जाए, जिससे कि उसकी जो एक थीम, एक स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए और वो कभी भी आपको ना भूले, और उससे रिलेटेड कोई भी कुछ पूछता है तो आपको याद रहे। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि मेरी मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सही है, सही दिशा में है, तो कमेंट करिए। कुछ चाहते हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो भरोसा करे आप पर उसके साथ तो हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।